Hello everyone, very good morning to all. Myself is CA Gaurav Chopra and I welcome you to the Scanner classes. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट का यानी कि स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये आपको पता होगा कि इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमें इसमें से प्रैक्टिस करनी है। एंड चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको ऑलवेज बता देना चाहता हूं कि आपको हमेशा डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। चाहे आप कितना भी पढ़ें, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं और पूरा मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका वो आउटपुट 4 आवर्स के इक्विवेलेंट आ सकता है। बस ध्यान आपको इतना रखना है, जब भी पढ़ें फुल फोकस पूरे अटेंशन के साथ में आप पढ़ें तो बहुत अच्छा आपका आउटपुट आ पाएगा। ठीक है, और जो भी क्लास में डेली हो रहा है वो सेम टू सेम काम आपको घर पे जाके भी एक बार देख लेना है, गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। बिकॉज जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे घर पे तब तक आपके माइंड में वो चीज फिट नहीं बैठेगी। तो इसलिए हमें हर चीज को याद रखना भी पड़ेगा, समझना भी है और साथ में याद भी रखना है। कब तक याद रखना है? जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाए, तो एटलीस्ट तब तक तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो अब हम पूरे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो हम सीखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, कैसे फॉर्मूला बन रहा है और कैसे हमें फॉर्मूलेस को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, इससे हमें क्या मीनिंग लगता है कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मीनिंग होगा? तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है सेंट्रल वैल्यू, मिडल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू या मिडल वैल्यू विच इज कॉमनली नोन एज एवरेज, जैसे कॉमनली कहा जाता है एवरेज। चलिए लिखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बेसिकली एवरेज को कैलकुलेट करना है, और एवरेज बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से एवरेजेस होंगे इस चैप्टर में? तो उससे पहले एवरेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एन एवरेज? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। एवरेज एक ऐसी संख्या है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। चलिए लिख लेते हैं इस चीज को। तो एवरेज is a single value which represent the whole group, which represent the whole group, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहेंगे एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमें मार्क्स गिवन है कुछ स्टूडेंट्स के, किसी के मार्क्स हैं 70, 80, 90 एंड 100। सो दीज आर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है? इन पांचों का एवरेज निकालना है। इस पूरी क्लास के स्टूडेंट्स का जो स्कोर है उसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सभी का टोटल। तो आइए इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 60 प्लस 70 कितना होगा? 130, प्लस 80 इज 210, प्लस 90 इज 300 एंड प्लस 100 comes out to be 400। तो 400 आ गया हमारा टोटल। अब एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 5। तो 400 अपॉन 5 इज 80। तो इस 80 को क्या कहा जाएगा? दिस 80 इज नोन एज एवरेज।
ये 80 है एवरेज, एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। 80 इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस पूरी क्लास का इंटेलिजेंसी लेवल क्या है ये हमें कौन बता देता है? एवरेज। सिमिलरली दूसरी क्लास का भी हमने इसी तरह से मान लेते हैं एवरेज निकाला है, और सेकंड क्लास का एवरेज मान लीजिए आता है 74। अब हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि दिस इज क्लास ए एंड दिस इज क्लास बी। ये हमारे लिए क्लास ए है और दूसरी क्लास बी है। तो ऑन कंपेयरिंग कौन सी क्लास ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्लास ए। क्लास ए इज मोर इंटेलिजेंट। तो हम इस तरह के डिसीजन आसानी से ले सकते हैं कि किसका इंटेलिजेंसी लेवल ज्यादा है, हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है। इस तरह की सारी चीजें, सभी तरह के डिसीजंस लेने में हमें हेल्प करता है कौन? एवरेज। ओके, फाइन। और एवरेज से जो कनेक्टेड एक और टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि इस चैप्टर के बाद में, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या शो करता है? डेविएशन, फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन अमंग द ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारे पास डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसमें कितना वेरिएशन है, कितना गैप है, वो मेजर करता है कौन? डिस्पर्शन। सो डिस्पर्शन एंड सेंट्रल टेंडेंसी दोनों ही काम में आते हैं किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। बट ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम किसे रखेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी को, यानी कि एवरेज को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी किसकी? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। एंड सेकेंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में हमें कौन कौन से एवरेज पढ़ने हैं, कौन से एवरेज डिस्कस करने हैं, वो देख लेते हैं। तो एवरेज बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज मीन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन। मीन के बाद में आएगा मीडियन, एंड फिर बाद में आएगा मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मीन को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो मीन कैन बी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इन तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, AM, GM एंड HM। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इन तीनों का जो यूसेज है अलग है, तो तीनों से जो आंसर है, वैल्यूज है, वो भी अलग अलग आती है। तो सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तो ये भी हमें याद रखना है। और स्टेट्स के एग्जाम में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एग्जाम में लगभग 50% क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होते हैं एंड रिमेनिंग 50% प्रैक्टिकल। एग्जैक्टली ये अमाउंट फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी होता है, बट फिर भी लगभग 50% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं। तो इसलिए हमें स्टैट्स की थ्योरी पे भी बहुत अच्छा फोकस करना है। और यहाँ जो थ्योरी है वो कोई ज्यादा डिटेल में या बहुत टफ नहीं है, बड़ी आसान थ्योरी है। तो जो भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए, तो अब एग्जाम में सारे क्वेश्चन इजीली अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, सो AM, GM एंड HM ये तीनों हो गए टाइप्स ऑफ मीन। फिर आ गया मीडियन एंड देन मोड। इसके अलावा हम एक और चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे कहा जाता है अदर पोजिशनल वैल्यू। अदर पोजिशनल वैल्यू। अब इस अदर पोजिशनल वैल्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर कवर होगा क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में करेंगे। ओके, तो चलिए अब आते हैं सीधा आपके नोट्स पे, और नोट्स का पेज नंबर फर्स्ट। उस फर्स्ट पेज पे आपको कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं,
वो पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आ जाएंगे सीधा टुवर्ड्स अर्थमेटिक मीन। ओके, तो चलिए, ये है हमारा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 1 में हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखें। द टेंडेंसी ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू क्लस्टर अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू। तो द टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी? ऑब्जर्वेशन की, कि वो क्लस्टर यानी कि इकट्ठे होंगे कहां पे? अराउंड अ सिंगल सेंट्रल और मिडल वैल्यू, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं वो एक मिडल वैल्यू के आसपास में लाई करेंगे, विच रिप्रेजेंट द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो सिंगल वैल्यू है, वो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दैट इज डिस्क्राइब्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। तो यही डेफिनेशन हमने शॉर्ट में लिख ली थी। क्या लिखा था हमने? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। ओके, तो ये होगी हमारी डेफिनेशन फॉर द चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए, फिर आता है पॉइंट नंबर 2, द एवरेज डिस्कवर। एवरेज क्या डिस्कवर करता है? यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी, यानी कि एक यूनिफॉर्म वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो एवरेज डिस्कवर्स यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? जहां पर ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है, ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं उसे कहा जाएगा होमोजीनियस, बट जहां पर सारे ऑब्जर्वेशन सेम नहीं है, कुछ अलग है, तो उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो एवरेज का रेलेवेंस हेट्रोजीनियस से क्यों है और होमोजीनियस से क्यों नहीं है? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, 3 वैल्यूज है हमारे पास। कौन सी वैल्यू है? 5, 5 एंड 5। हमारे 3 सब्जेक्ट्स में 5 आउट ऑफ 5 आ गए। तीनों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स है 5, 5 एंड 5। तो अब हमसे पूछा जाए व्हाट आर योर एवरेज मार्क्स, तुम्हारा एवरेज क्या होगा? तो एवरेज भी 5 ही होगा, यानी कि हमें एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, अप्लाई नहीं करना है। कब नहीं करना है? व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। लेकिन अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, किसी में मार्क्स 4 है, किसी में 5 है, किसी में कुछ और है, तो ऐसे केस में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए एवरेज का रेलेवेंस किसके लिए है? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी सेंट्रल टेंडेंसी को ही देनी है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, एंड डिस्पर्शन के लिए हम कहेंगे एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4। द आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। आइडियल यानी कि बेस्ट मेजर किसी माना जाएगा जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड किया जाता है। सो विच इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा एंड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम का मतलब दोनों कॉर्नर्स, सबसे स्मॉल वैल्यू एंड सबसे लार्ज वैल्यू, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। तो वो होगा सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर। तो फर्स्ट बात क्या लिखी थी इसमें कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा, एंड दूसरा लिखा था कि एक्सट्रीम वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा। देन कम्स पॉइंट नंबर 5, द डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड एटसेट्रा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। फाइन। सो अब आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल देनी है, हमारी फर्स्ट हेडिंग दैट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। Arithmetic mean is denoted by the symbol x bar. Arithmetic mean को लिखा जाएगा कैसे? x बार से, x एंड ऊपर बार।
सो अर्थमेटिक मीन एक ऐसा एवरेज है जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूटिलिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमने भी हमारे क्लासेस के जब मार्क्स आते हैं या जो हमारा एग्जाम होता है तब हम यही मेथड, यही एवरेज काम में लिया करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मार्क्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन का यूज कर रहे हैं, हम सीधा किसका यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन का। सो अर्थमेटिक मीन इज मोस्ट वाइडली and generally understandable of all the average। सारे एवरेज में से जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है वो है अर्थमेटिक मीन। एंड अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस बेसिस पे हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? x बार इक्वल टू सम को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ऑब्जर्वेशन के लिए लिखा जाएगा x, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज स्मॉल n, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ये हो गया फॉर्मूला फॉर x बार। ओके, चलिए क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट? तो चलिए फॉर्मूला लिख लें, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक एग्जाम्पल गिवन है हमें, लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। सो देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 1 टीचर। और अब हमें क्या करना है? इन सब के मार्क्स हमें गिवन है, फाइंड करना है सिंपल मीन, दैट इज अर्थमेटिक मीन। तो मार्क्स कितना कितना हमें गिवन है वो देख लेते हैं। So these are the marks of some students 4, 5, 5, 6, 8 and 8. So these are the marks of 6 students. तो what is the first step? कि हमें सारे observations को, सबके marks को add कर देना है। तो सबको हमने add कर दिया and our total is 36. Now second step में क्या करेंगे? Formula apply करना है। तो sum that is 36 divided by 6। तो फाइनली हमारा मीन आ गया कितना? 6। सो एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास इज 6, मीन इज 6। ओके, तो इस तरीके से हमें अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, चलिए अब बात आती है अर्थमेटिक मीन का क्या ये सिंगल फॉर्मूला है या हम किसी और फॉर्मूले को यूज करके भी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो दीज आर सम मोर फॉर्मूलाज। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? ऐसी सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होता है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में देर आर 2 फॉर्मूलाज, 2 फॉर्मूले हैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। पहला फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया था दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपके सामने है स्क्रीन पे, सिग्मा x अपॉन m n। एंड सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड। तो जो सेकेंड मेथड है अब हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। तो देखें इसे, x बार इक्वल्स टू कितना लिखा है? a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, वेयर a मीन्स व्हाट? a का मतलब क्या है? a का मतलब है अज्यूम मीन। a इज द अज्यूम मीन, हमें मानना पड़ेगा कि दिस इज द मीन। एंड dx क्या है? डेविएशंस का सम। तो dx हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो dx के लिए हमें क्या करना है? डेविएशन लेना है। किसका? x का। कहां से लेंगे? फ्रॉम a। तो x माइनस a इज नोन एज dx। ओके, एंड n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, x सीरीज हमें गिवन है 2, 4,
6, 8 and 20. So this is the given series. अब हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. पहले करेंगे डायरेक्ट मेथड और फिर शॉर्टकट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, फटाफट से कर लें. दैट इज 40. नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, x bar इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5. तो x bar आ चुका है 8. क्योंकि अब हमने ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार कर लिया है, अब थोड़ी सी स्पीड हम फास्ट रखेंगे ऐसी कैलकुलेशन के लिए. तो x bar आ चुका है 8 यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड की हेल्प से. और शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा किसी नंबर को. किसे अज्यूम कर लें, चलिए लेट अस अज्यूम द नंबर 6. 6 को हम a मान लेते हैं. दिस इज a. ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हमें dx फाइंड आउट करना है. dx कैसा आएगा, x माइनस a. सो 2 माइनस 6 इज माइनस 4. 4 माइनस 6 इज माइनस 2. 6 माइनस 6 is 0. 8 minus 6, 2 and 20 minus 6 is 14. तो ये हमने dx कैलकुलेट कर लिया है. अब हमें इसका सम रिक्वायर्ड है, तो टोटल कर लें. टोटल आता है 10. टोटल इज 10. नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, x bar इक्वल टू a हमने अज्यूम किया था 6 प्लस सिग्मा dx का टोटल 10 डिवाइडेड बाय n कितना है 5. तो 6 प्लस 2 इज 8. x बार की वैल्यू आ चुकी है 8. सो दिस इज द अर्थमेटिक मीन. तो दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया है एंड आंसर रिमेन्स द सेम. आंसर पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा चाहे मेथड हम किसे भी यूज करें. ओके, चलिए ये नोट कर लें. अब एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि हमें कौन सी वैल्यू को अज्यूम करना है. हम कौन सी वैल्यू को अज्यूम करें जिससे हमारा आंसर सही आ जाए. तो हमने यहां अज्यूम किया है 6 को, और 6 कहां लाई कर रहा है, सीरीज के मिडल में. क्या हम किसी दूसरी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं, क्या उससे आंसर हमारा सेम आएगा. आंसर इज यस. आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे वैल्यू सेम रहती है. इस बार हम dx फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं और a अज्यूम करेंगे किसे, a हम अज्यूम कर लेते हैं 2 को. लेट a इज इक्वल टू 2. नाउ 2 में से 2 हमने लेस किया, 0. 4 माइनस 2 इज 2. 6 माइनस 2 इज 4. 8 माइनस 2 इज 6 एंड 20 माइनस 2 18. टोटल कितना आ रहा है, 30. टोटल इज 30. नाउ x बार इक्वल्स टू a हमने माना है 2 प्लस सिग्मा dx 30 अपॉन n कितना है 5. सो 2 प्लस 6 इज अगेन 8. सो आंसर रिमेन्स द सेम. हमने किसी भी वैल्यू को माना है, आंसर तो वही आएगा. ठीक है, अब आपको शायद डाउट नहीं रहना चाहिए. अब एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने उन वैल्यू को अज्यूम किया है जो सीरीज में गिवन है. जो सीरीज में वैल्यू गिवन है उसी में से हमने अजम्पशन ली है. क्या इस सीरीज के अलावा किसी दूसरे नंबर को भी हम अज्यूम कर सकते हैं, क्या उसे आंसर सेम रहेगा. सोच के देखें क्या आंसर सेम आएगा या नहीं. चलिए ये भी ट्राई कर लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम आवर नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर क्या मानेंगे, नेक्स्ट लेते हैं 10. सो नंबर 10 हमारी सीरीज में नहीं है, और अब 10 को अज्यूम करके dx कैलकुलेट करेंगे. सो 2 माइनस 10 इज माइनस 8. 4 माइनस 10 इज माइनस 6. देन माइनस 4 माइनस 2
एंड प्लस 10. टोटल कितना आ रहा है? टोटल इज -10, -10. नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, x बार इक्वल टू a कितना है 10, सिग्मा dx -10 डिवाइडेड बाय n इज 5. सो फाइनल आंसर इज 8. तो x बार फिर से आ चुका है 8. ठीक है, तो इस बार हमने ऐसी वैल्यू को अज्यूम किया था जो सीरीज में नहीं है, बट आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं आया. क्लियर? नेक्स्ट, वन मोर थिंग. अभी तक हमने ऐसी वैल्यू को अज्यूम किया है जो कहीं ना कहीं इस सीरीज के बीच में लाई कर रही है. लाइक इस सीरीज की मिनिमम वैल्यू 2 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 20. तो अभी तक हमने इनके बीच वाली किसी वैल्यू को अज्यूम किया है. क्या हम इससे ग्रेटर या इससे लेसर वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं? क्या उससे भी आंसर सेम आएगा? चलिए देख लेते हैं. इस बार हम कैसे अज्यूम करें? So let us assume the number 100. 100 को हमने अज्यूम कर लिया है. 100 काफी बड़ा नंबर है. क्या आंसर आएगा? 2 minus 100 is -98. 4 minus 100 is -96. Then -94, -92 and -80. अब करते हैं इसका टोटल. कितना आता है? -460. Again applying the formula, x bar equal to 100, then -460 divided by 5. Final answer 100 minus 92 is again 8. तो फिर से आंसर हमारा आ चुका है 8. That means अब तो आपको फिक्स हो गया. ऑलवेज आई थिंक याद रहेगा, आपने किसी भी नंबर को अज्यूम किया है, चाहे आपका वो लकी नंबर है या अनलकी नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मीन तो वही रहेगा. मीन विल रिमेन सेम. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन. अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू को अज्यूम कर लें तो क्या आंसर सेम रहेगा? बिल्कुल. अब तो आप आंख बंद करके भी आंसर बोलोगे, यस सर, आंसर विल रिमेन सेम. और अगर हमने 0 को अज्यूम किया तो भी आंसर वही रहेगा. ओके, तो यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए अजम्पशन को लेके. फाइन, तो ये सब कुछ आप अच्छे से नोट कर लें. इन बेसिक चीजों को हमें कभी नहीं भूलना है, बिकॉज ये बेसिक्स ऐसे हैं जो आगे कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगे. ओके, नोट डाउन कर लें इसे. अब नेक्स्ट बात आती है काइंड्स ऑफ अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन के काइंड्स क्या है, कैसे हम इसे क्लासिफाई करेंगे? सो इट कैन बी सिंपल एंड इट कैन बी वेटेड. सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब है जहां पर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, यानी कि उन सबकी इंपॉर्टेंस एक जैसी है. where importance of all the observation is same और equal, तो ऐसे केस में हम यूज लेंगे simple weighted average method या simple method. लेकिन जहां पे सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है वहां हमें यूज करना होगा weighted average method. ठीक है, फिर से एक बार देखें. जहां पर सारे ऑब्जर्वेशंस की इंपॉर्टेंस एक जैसी है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल एवरेज मेथड. लेकिन जब सारे ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस अलग अलग है तो ऐसे केस में हमें यूज करना होगा वेटेड एवरेज मेथड. एंड सिंपल मेथड इज ऑल्सो नोन एज अनवेटेड, जिसमें कोई वेट नहीं होता, जिसमें कोई वेट नहीं है. ठीक है, तो जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया था दैट वाज सिंपल एवरेज, जिसमें सारे ऑब्जर्वेशंस की इंपॉर्टेंस एक जैसी है, तो वो मेथड हो गया सिंपल एवरेज. तो वेटेड किसे कहेंगे? जहां पर फ्रीक्वेंसी अटैच्ड होगी. जहां पर फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कह देंगे वेटेड एवरेज मेथड. तो डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज ये दोनों किसका पार्ट होगा? वेटेड एवरेज का. ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा है. सिंपल अरिथमेटिक मीन is used when distribution of frequency is normal
एंड इक्वल वेटेज इज गिवन टू ऑल द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। तो सारे वेरिएबल्स, सारी वैल्यूज की इंपॉर्टेंस बराबर है। Whereas weighted arithmetic mean is used where variable are of different importance, जहां सबकी इंपॉर्टेंस अलग है। तो in case of frequency distribution, the frequencies of values are themselves treated as weight। तो जहां पर डिस्क्रीट सीरीज है तो उस फ्रीक्वेंसी को ही हम वेट मानते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या मानेंगे, वेट मानेंगे। ठीक है, सो ये हो गया सिंपल एंड वेटेड एवरेज। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट हमने अभी तक किया है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेजर्स क्या मेजर करता है? इट मेजर्स स्कैटरनेस या फिर सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्कैटर का मतलब है वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, फैलाव। तो ये काम तो डिस्पर्शन का है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे अकॉर्डिंग रॉन्ग हो चुका है। बी ऑप्शन में क्या लिखा है? सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात है, हमें मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सी में लिखा है बोथ, बोथ इज रॉन्ग एंड नन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बी। सेकेंड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नोन एज एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। Answer is simple, that is first order. Question number 3, measure of dispersion is known as average of second order. Dispersion के लिए second order. Question number 4, average discover. Average क्या discover करता है? Uniformity in variability या वेरिएबिलिटी इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू, अ यूनिफॉर्म वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यूनिफॉर्मिटी इन वेरिएबिलिटी। 5, एवरेज हैज रेलेवेंस फॉर। एवरेज का रेलेवेंस कब होगा? व्हेन ऑब्जर्वेशन आर हेट्रोजीनियस। जहां पर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं तो कहा जाएगा होमोजीनियस, अलग है, डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस। ओके, चलिए ये हो गए हमारे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब आते हैं हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे।